हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और महत्वपूर्ण होंगे आप सभी के लिए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे प्रश्न कौन से महत्वपूर्ण हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर प्रश्नों को छोड़ देंगे और तो आपका नुकसान होगा और आप सही से उन प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही एग्ज़ाम के आधार पर ही बनाए गए हैं। इनका जो आधार है बिल्कुल सेम एग्ज़ाम का आधार रखा हुआ है, ना कि एक प्रैक्टिस सेट मात्र। तो एग्ज़ाम के आधार पर इन प्रश्नों को हमने रखा है, इन प्रश्नों को कलेक्ट किया है, जिस आधार पर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। कहीं भाषा का थोड़ा सा होता है, उसी आधार पर भाषा को भी हमने चेंज किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। इसमें मूल दीर्घ स्वर पूछा है। वैसे तो हम सभी को मालूम है मूल जो स्वर होते हैं वो केवल और केवल 4 होते हैं, ठीक है। मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और रे। इस प्रकार से 4 मूल स्वरों को हमने रखा है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर इस आधार पर, लेकिन इसमें अलग प्रश्न है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इसके बाद जो प्रश्न बनता है अब इसमें दीर्घ स्वर कौन से हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वरों को रखा गया है, ठीक है। तो उन्हीं उसमें 4 जो हो जाते हैं हमारे, ये हो जाते हैं मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, बाकी हो जाते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। इसके साथ ही मूल स्वर उन स्वरों को कहा है इसमें जो संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जैसे ओ, औ, ए और आए, ठीक है। ये 4 जो स्वर हैं वो मूल दीर्घ स्वर नहीं माने जाते हैं, ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं। और इसी आधार पर इसका जो प्रश्न है, आंसर है वो है सी सही, ठीक है। जो ओ है वो एकदम राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अब थोड़ा सा देख के हमें कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया हमने ध्वनियाँ तो हिंदी में नहीं पढ़ी हैं और ये कौन सा प्रश्न बन गया है। लेकिन कॉमन सा प्रश्न है, केवल भाषा ही थोड़ा सा अंतर है भाषा का, तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऑप्शन है 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 सही हो जाएगा, स्वर और व्यंजन, ठीक है। व्यंजन ये 2 ही प्रकार होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों के, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सही, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मात्रा के आधार पर वैसे तो मूल रूप से देखा जाए कि स्वरों को जो विभाजन है 2 भागों में हुआ है, 2 भागों में हुआ है। वो है मूल स्वर, सॉरी 2 भागों में हमारे जो वर्णमाला का विभाजन हुआ है 2 भागों में हुआ है। एक है मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ये 2 प्रकार से हमारी जो भाषा में स्वरों का विभाजन है 2 प्रकार से हुआ है। लेकिन मात्रा के आधार पर करते हैं तो कहीं ना कहीं 3 भागों में बांटते हैं इसको, ठीक है। पहला है मूल या फिर ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा जो है भाग वो है प्लुप्त स्वर, ठीक है। प्लुप्त स्वर, ठीक है। इस आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों में मूल स्वर से ज़्यादा दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उनको हम कहते हैं प्लुप्त स्वर, ठीक है। और जैसे ओम, उसमें थोड़ा सा हमें स्वर हमारा वही है, लेकिन जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसी आधार पर उन्हें प्लुप्त स्वर बोला गया है।
इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ज़िना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को सारे प्रश्नों को रखा हुआ है। ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, ज़िना के आधार पर, ठीक है, किस प्रकार से स्वरों का विभाजन हुआ है ये आप समझ लीजिएगा। ऑप्शन है 2 हैं, 3 हैं, 4 है और 6 है। चार ऑप्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी सही, यानी कि 3 सही है। ठीक है, तीन भागों में बांटा है ज़िना के आधार पर। ज़िना का मतलब होता है जीभ के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। ठीक है, इस आधार पर हम ज़िना स्वरों का विभाजन किया है ज़िना के आधार पर, तो आप लोग समझिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को समझाने बैठेंगे तो सारा का सारा टाइम जो है एक प्रश्न में ही निकल जाएगा, लेकिन अभी आप इतना ही समझिएगा। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने ज़िना के आधार पर और कंठ के आधार पर सारे के सारे जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श स्थान हैं, उनके आधार पर हमने स्वरों को और व्यंजनों का विभाजन किया है। तो कोशिश करिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे तो सारी की सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ प्रश्न इतना ही समझिएगा कि ज़िना के आधार पर स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है। प्रश्न है, एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक से अधिक वर्ड मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर व्यंजन कहते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही, व्यंजन। व्यंजन हमेशा किसी 2 वर्डों के मेल से ही बना है, क्योंकि का अगर हम कहेंगे तो इसमें 2 हैं, का प्लस आ। कोई भी हम हिंदी विभाजन का वर्णमाला का वर्ड लेंगे उसमें सब में मेल से ही बने हैं, किसी न किसी के मेल से बने हुए हैं। तो आप समझिएगा कि मेल को कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक मेल को क्या कहते हैं, तो वो व्यंजन है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र माने गए हैं, इन्होंने किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं स्वर, और इन्हें स्वतंत्र रूप से अलग किया गया है। व्यंजन लेकिन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, ई च छ जा झा आदि उच्चारण किससे होते हैं। आदि जो वर्ड हैं इनका उच्चारण किस स्थान से होता है ये हमको बताना है। ऑप्शन है, कंठ से होता है, मूर्धन से होता है, ओष्ठ से होता है या फिर तालव्य से होता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही, तालव्य से ही ई च छ जा झा और या ये व्यंजन है, सारे के सारे तालव्य व्यंजन हैं। और इसका एक सूत्र है, सूत्र भी आप याद रखिएगा, ई चू ई शा ईशा नाम तालव्य। ठीक है, तालु, ये जो ईशा नाम तालु, इस प्रकार से इस सूत्र को अगर हम याद करेंगे तो जो तालव्य व्यंजन के जितने भी वर्ड हैं, जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। ई से आता है हमारा ई और ई दोनों हो। चा से आता है चा वर्ड के सारे व्यंजन। ठीक है, और शा से ये शीटी वाला सा आ जाता है, और ये इसके साथ ही ये आते हैं ईचू ईशा नाम तालु। इस प्रकार से हम इन तालव्य व्यंजनों को याद कर सकते हैं सूत्र के आधार पर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, तालव्य। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है हमारा 7। प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। वही प्रश्न है, बस भाषा थोड़ी चेंज है, लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर किया हुआ है इन प्रश्नों में, और उसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप ज़रूर गैस करके बताइएगा। ऑप्शन है, स्वर है, सर्वनाम है, संज्ञा है, उपसर्ग है, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए सही, स्वर हमेशा किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ये हमेशा स्वतंत्र होते हैं अपने आप में उच्चारण करने के लिए। तो आंसर हमारा ए सही है, यानी कि स्वर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें दीर्घ स्वर बताना है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
सॉरी, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। इसका जो आंसर है वो है ए सही, ई, यानी कि ये दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप लोग इसको माइंड ना करें। इसका जो आंसर राइट आंसर वो होगा ए सही, क्योंकि जो ए है यानी कि ई है, ये है एक मूल स्वर है, यानी कि ह्रस्व स्वर है। बाकी ये तीनों स्वर मूल स्वर में आते हैं, और आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ए सही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ये दो बार कौन कौन लिखा हुआ है, तो इसलिए आप इसको कट कर दीजिएगा इस वाले को। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है तो समझ सकते हैं आप लोग। ये वाला कट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है गा है, जा है, वाह है और सा है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही। अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं, य, र, ल और वाह। ये चार अंतस्थ व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी सही। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न, या का उच्चारण स्थान क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान। ऑप्शन है ओष्ठ है, दांत है, मूर्ध है, तालु है। चार ऑप्शन है। तो ऊपर हमने जो उसका सूत्र दिया हुआ था, इचु यशा नाम तालु। ठीक है, तो इसमें या और श दोनों ही आते हैं, और ई और ई ये इस प्रकार से तालु में आ जाते हैं, बाकी चा वर्ड के सारे व्यंजन। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, या। ठीक है, तालु। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, काकल्य वर्ड कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काकल्य वर्ड बहुत बार आता है, और बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से ये हमेशा छूट जाते हैं बच्चों से। तो कोशिश करिए इन जो लैंग्वेज को ध्यान में रखिएगा। काकल्य वर्ड कौन सा है। ऑप्शन है या है, शाह है, हा है और है ड़ा। ठीक है, चार हैं ऑप्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा हा हो जाएगा। हा एक काकल्य व्यंजन में आता है। ठीक है, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ड होते हैं। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन टोटल कितने होते हैं ये पूछा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं, य, र, ला और व। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी हमारे चार होते हैं, वो होते हैं श, श और आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, बी सही। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सी सही, 8। चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, और सॉरी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और चार होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों में तीनों हमारे शा आ जाते हैं, शा, शा और हा। इस प्रकार से ऊष्म व्यंजन हो जाता है हमारे चार ये और चार ये। आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है हा है, ला है, मा है और जा है। तो ऊपर हमने बताया है कि आंसर हमारा हो जाएगा हा सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड लिपियां हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ड लिपियां कितनी हैं, यानी कि कितने वर्ड हैं ये बताना है। ऑप्शन है 40 हैं और 30 हैं, 45 हैं, 52 हैं। तो आंसर डी सही हो जाएगा। 52 हमारे टोटल वर्ड हैं हिंदी वर्ड माला में, जिसमें 11 स्वर हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हैं और 3 संयुक्त व्यंजन हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इस प्रकार से इसका विभाजन हुआ है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, जब एक ही ध्वनियों का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर समझिएगा।
ऑप्शन है संयुक्त ध्वनियाँ हो जाती हैं, युग्मक ध्वनियाँ हो जाती हैं और संपृक्त ध्वनियाँ हो जाती हैं या फिर पारस्परिक ध्वनियाँ हो जाती हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। युग्मक ध्वनियों की श्रेणी में आ जाती हैं जब ध्वनियाँ का द्वित्व हो जाता है। तो आंसर हमारा बी सही है। इसके बाद आज इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम और व्याकरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे। तो सभी से निवेदन है, एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा।